हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आरआरबी पीओ क्लर्क में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें जो वेटेज होता है वो कैसा होता है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं और क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का। तो कट ऑफ क्या रहेगी, पिछले साल क्या थी, किस पे सिलेक्शन हुआ है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस होने वाला है आरआरबी पीओ क्लर्क का, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपको सब कुछ मैं डिटेल में बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो देखिए, ऑफिस असिस्टेंट जिसको क्लर्क कहा जाता है उसके लिए जो एज होगी वो 18 साल से 28 साल के बीच की ली जाती है। अब ये कब से काउंट होगी, वो जब नोटिफिकेशन आता है तब वो बताया जाता है। पिछले साल का जो नोटिफिकेशन था उसमें जून से काउंट हुई थी, इस साल देखते हैं कब से काउंट होती है। तो अगर आप इसके बीच में हैं तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो ही आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत होगी, नोटिफिकेशन का वेट करने की जरूरत होगी। अगर हम स्केल 1 की बात करें तो 18 साल से ऊपर 30 साल से नीचे की एज ली जाती है, मतलब ये 18 से 30 साल तक यहाँ पे लिमिट होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो दोनों ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 के लिए बैचलर डिग्री मांगी जाती है जो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है। इसके साथ ही आरआरबी का एग्ज़ाम है तो एक यहाँ पे एलिजिबिलिटी और रहती है कि आपको जो लोकल लैंग्वेज है, जिस भी आरआरबी से आप फॉर्म भर रहे हैं, मतलब जिस इलाके से, जिस प्रदेश से आप फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, मतलब आपको बोलना समझना आना चाहिए। नहीं आता है तो दिक्कत की बात है, तो ये प्रोफिशिएंसी भी मांगी जाती है। बाकी इसमें कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी मांगी जाती हैं, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफिशिएंसी ये कह सकते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, ये अगर नहीं है तब फिर सिलेक्शन का या फिर फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम आगे बात करें सबसे पहले कि एग्ज़ाम स्ट्रक्चर आखिर कैसा होने वाला है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की, तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर रहेगा प्रीलिम्स का, उसमें क्या होगा कि रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है। 40-40 क्वेश्चन 40-40 नंबर के रहते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन 80 नंबर के रहेंगे और इसमें कंपोजिट समय दिया जाता है। जैसे आरबीपीओ वगैरह में क्या रहता है, सेक्शनल टाइम रहता है, वहाँ पे 3 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट होंगे 40-40 नंबर के, और टोटल 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रख के चलना है आपको, न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे लिखा गया है। अगर मैं इसी का मेंस बात करूँ, मेंस में क्या पूछा जाता है, तो टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे। एक तो रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई एक आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एक भाषा कोई लेनी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन तो सब में 40-40 ही रहेंगे, लेकिन नंबर अलग, जैसे रीजनिंग का 40 और मैथ के न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 में 50-50 नंबर मिलेंगे। वहीं कंप्यूटर अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन में 20 नंबर मिलेंगे, मतलब डेढ़ आधे जो नंबर का होगा एक क्वेश्चन होगा। वहीं जनरल अवेयरनेस इंग्लिश या हिंदी में एक नंबर एक क्वेश्चन का है, 40 नंबर मिलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। इसमें भी कंपोजिट समय दिया जाएगा, कितने का, 2 घंटे का। यहाँ पर जो मीडियम में आपको स्टार लगा हुआ ऐसा दिख रहा है ना, मीडियम में स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो मीडियम है वो अलग जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश के साथ साथ अलग अलग जो भाषाएं हैं उसमें आप इसके क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। बस इंग्लिश या हिंदी का जो टेस्ट होगा वो उसी भाषा में होगा जिस भाषा का आप टेस्ट दे रहे हैं। अगर हम इसी तरह पीओ की बात करें तो सेम चीज़ है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, प्रीलिम्स में 40-40 क्वेश्चन 40-40 नंबर के, कंपोजिट समय 45 मिनट का। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है। पिछला जो क्लर्क है उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह हो गया, अर्थमेटिक हो गया, ये ज़्यादा पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया या फिर अर्थमेटिक हो गया, जैसे क्लर्क में भी मैं बात करूं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके आएंगे सिंप्लीफिकेशन से, यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे डीआई ज़्यादा रहेगा, अर्थमेटिक वाला पोर्शन रहेगा, डीएस के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये डिफरेंस होता है। दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा तैयार करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी तैयार होती है बहुत आसानी से। मेंस का भी सेम पैटर्न है, वही जैसा क्लर्क वाला था, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, टोटल समय 2 घंटे का।
तो दोनों का जो पैटर्न है वो लगभग सेम है, बस न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिफरेंस है। तो ये आपका एग्जाम स्ट्रक्चर है कि प्रीलिम्स होगा और मेंस कैसा होगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि IBPS PO में जो कंप्यूटर अवेयरनेस है ये नहीं पूछा जाता है, रीजनिंग में ही कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछा है। फिर से दोनों चीज़ें सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ पे पूछा जाता है आरआरबी के एग्जाम में, पीओ में भी, क्लर्क में भी अलग से पेपर होता है जिसकी तैयारी आपको करनी होगी। अभी सिलेबस में आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं एग्जाम स्ट्रक्चर के बाद सिलेबस की बात करूं और वहीं पे मैं आपको समझाता चलूंगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्लर्क में क्या इंपॉर्टेंट है, पीओ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए सिलॉजिज्म, इक्वलिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, मशीन इनपुट आउटपुट, नंबर सीरीज, अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये सब आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बात करें पीओ एग्जाम की, तो पीओ एग्जाम में या फिर IBPS पीओ और यहाँ पर जो आरआरबी पीओ एग्जाम होता है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। जैसे आरआरबी के एग्जाम में नंबर सीरीज, अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। खास तौर पे क्लर्क के एग्जाम में अल्फाबेट सीरीज वगैरह प्रीलिम्स से पूछा जाता है, जो कि पीओ के एग्जाम या IBPS क्लर्क के एग्जाम में नहीं पूछा, आरआरबी के एग्जाम में ही पूछा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कैसे लेवल रहता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्लर्क के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, पजल्स का। पजल्स या सेटिंग अरेंजमेंट दोनों सेम ही चीज़ें हैं, आप ऐसे लेके चलिए। तो देखिए क्लर्क में कम से कम, मैं क्या कर रहा हूँ, कम से कम 3 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब ऐसा समझिए 15 क्वेश्चन, 15 यहाँ पे नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ से। और कुछ कुछ शिफ्ट में, जैसे कुछ होती है ना शिफ्ट 3 वगैरह, तो वहाँ पर ये 15 से 19 या 20 नंबर तक जा सकता है। क्लर्क की बात हो रही है। बाकी का पूरा पार्ट मिसलेनियस का रहेगा। ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा सफिशिएंसी है, ये किसका पार्ट है, मेंस का पार्ट है। ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, ये मेंस का पार्ट है। बाकी सब चीज़ आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सिलॉजिज्म क्लर्क में ज़्यादा पूछा रहेगा, इक्वलिटी 5 नंबर में पूछे गए, सारी चीज़ें रहेंगी। मशीन इनपुट आउटपुट भी आपका मेंस का ही पार्ट है, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है। तो ये आपका रहेगा। वहीं अगर मैं पीओ की बात करूँ, मतलब आरआरबी पीओ की बात करूँ, तो आरआरबी पीओ में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा वो पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट का फिर से है। और यहाँ पर जो कम से कम क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये कुछ शिफ्ट में बढ़ करके 24 या 25 क्वेश्चंस तक जाते हैं। मतलब कि आपके एग्जाम में अगर आप पीओ का एग्जाम, आरआरबी पीओ का एग्जाम देंगे, तो वहाँ पे कम से कम 4 या फिर 5 पजल्स भी आ जाती हैं। तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस कम से कम 50 to 60 या फिर 75% तक आपका पजल्स हो सकता है कुछ कुछ शिफ्ट में। कम से कम 20 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पजल्स और सिटिंग। बाकी सब मिला करके क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें वही रहेंगी जो मिसलेनियस वाला पार्ट है। तो ये डिफरेंस है। क्लर्क में 3 क्वेश्चंस रहेंगे, पजल्स के सिटिंग के कम से कम 4 क्वेश्चंस रहेंगे। हालांकि क्वेश्चंस उतने कठिन नहीं होते हैं, लेकिन रहेंगे। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि हम अगर सेटिंग अरेंजमेंट पजल नहीं भी आता, नहीं पढ़ेंगे तो काम चलेगा, तो आप ये समझ के चलिए कि आप केवल 30 to 40% एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें से भी आप कितना सही करेंगे, कितने नंबर आएंगे, वो भगवान भरोसे, वो सिलेक्शन तो नहीं होना, ये बात पक्की मान के चलिए। यहाँ पर हम आगे बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो फिर से यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जैसे यहाँ पे आपके सामने टॉपिक्स लिखे गए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्लर्क में किसका क्या वेटेज है और आरआरबी पीओ में उसका क्या वेटेज है, दोनों चीज़ें समझ। जैसे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, क्लर्क में ये कम से कम 15 नंबर का रहे, कुछ शिफ्ट में 10 नंबर का हो सकता है, लेकिन कम से कम 15। आरआरबी पीओ में 5 नंबर का पूछा जाता है। नंबर सीरीज तो सेम ही है, 5 नंबर की रहेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो 5 नंबर का यहाँ पे हो सकता है, जैसे कई बार 10 नंबर का आपका पूछ लिया गया सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे 5 नंबर का ये पूछा जाता है। अर्थमेटिक की जहाँ तक बात है, तो ये जो अर्थमेटिक है इसमें अगर ये 15 क्वेश्चंस आपके रहते हैं तो 12 से 13 क्वेश्चंस आपके रहते हैं। यहाँ पर अर्थमेटिक वही 10 क्वेश्चंस, 10 से 11 क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, 15 भी हो सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे 2 सेट रहते हैं इसके, मतलब 10 नंबर के, यहाँ पर भी 2 सेट रहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक सेट भी आ सकता है अगर यहाँ पे जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट ज़्यादा पूछ लिया गया। तो मान लीजिए 15 क्वेश्चन यहीं पे हो गए, तो फिर वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 15 ये 20 यही हो गया, फिर आपका यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन यहाँ से अर्थमेटिक मान लीजिए 15 क्वेश्चन हो गए, तो ये एक ही सेट पूछा है। या फिर इसमें तो 2 सेट कम से कम रहेंगे ही रहेंगे, कम से कम। डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसमें
पूछा जा सकता है। कितने क्वेश्चंस? एक दो या तीन क्वेश्चंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। क्वांटी कंपैरिजन क्लर्क में नहीं रहता है, लेकिन पीओ में पूछा जा सकता है एक दो क्वेश्चन में, वरना ये जनरली मेंस में ही आपका पूछा जाता है। ये प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे एग्जाम का फॉर्मेशन होता है और क्या लेवल का डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। तो ये क्लर्क और पीओ का मैंने आपको बताया है, ये आपको तैयारी करनी है। अब आप खुद से समझ के चलिए कि किस पार्ट को आप कितना समय देंगे और उसके अनुसार आप तैयारी करेंगे। आगे बढ़े, अगर कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें जो कि मेंस में ही पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, फंडामेंटल, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के नाम, ये सब इंटरनेट से रिलेटेड जो जानकारी होती है, प्रोटोकॉल्स जो डिफरेंट होते हैं, जो नेटवर्किंग वाला पार्ट ही आपका आ जाएगा प्रोटोकॉल में, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनसे डेटाबेस और शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एमएस ऑफिस में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस रहेंगे ना, कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये वाले क्वेश्चंस रहते हैं। फिर वायरसेस के नाम लेकर के हैकिंग या सिक्योरिटी टूल, या किस तरह की जैसे हो गया कि फिशिंग का मतलब क्या होता है, इस तरह की चीज़ें, जूस जैकिंग किसे कहते हैं, वो सब क्वेश्चंस रहेंगे। और कुछ एब्रीविएशंस आपके पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको तैयार करना है। तो बेसिक सी चीज़ है, बहुत कुछ कठिन नहीं रहता है, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज जीरो है तो पढ़ना पड़ेगा। एक कोई किताब ले लेंगे, वहाँ से आप इसको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, इंग्लिश या फिर हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर हिंदी में कहें तो व्याकरण है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे कि व्याकरण आपको पढ़नी पड़ेगी हिंदी की, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह आपको पढ़ना पड़ता है। वोकेबलरी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वोकेबलरी में आइडम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट जो सिनोनिम एंटोनिम्स वो पूछे जाते हैं। फिर वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या वर्ड रिप्लेस किया जाए, स्टैटिक बैठेगा। यहाँ पे वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस रहते हैं, फ्रेज रीअरेंजमेंट रहता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहता है जिसको पैराजम्बल भी कहते हैं। वैसे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस रहते हैं, क्लोज टेस्ट यहाँ पे पूछा जाता है, उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। तो ऐसे जो मतलब आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको तैयारी केवल इन तीन चीज़ों की करनी है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा रहना चाहिए, ग्रामर आप पढ़िए और वोकेबलरी। बाकी तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये आपके इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, कि वर्ड रिप्लेसमेंट आ गया, फिलर्स आ गए, क्लोज टेस्ट आ गए, मैच द कॉलम आ गया, ये इसी पे रहता है बेस्ट। तो ये तीनों आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। फिर से मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि जो बच्चे ये समझ के हिंदी लेते हैं कि इंग्लिश तो कठिन है, हिंदी बहुत आसानी से हो जाएगी, जब एक बार आप पेपर देख लीजिए एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी जितना दिखने में आसान लगती है उतना होती नहीं है आसान। और क्वेश्चंस इसके ऐसे आते हैं हिंदी में कि आपको जितने ऑप्शन रहते हैं सारे सही लगते हैं, और इस वजह से कई बार बच्चे हिंदी लेकर के अपना नंबर कम कर लेते हैं। तो ध्यान से इसका सिलेक्शन करिएगा, तैयारी की शुरुआत इसी तरह करना है आपको। आगे अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। कब तक के क्वेश्चंस रहते हैं? कम से कम 6 महीने आप पढ़ करके चलिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है पिछले एक दो एग्जाम्स में कि जो आरआरबी में करंट अफेयर पूछा जा रहा है 6 महीने के तक का पूछा जा रहा है। फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ना है, मतलब आरआरबी, बैंकिंग, इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको एग्जाम में दिखती, मतलब पेपर में आती है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। बैंकिंग अवेयरनेस इसी का पार्ट रहेगा, बिना बैंकिंग अवेयरनेस के दोनों चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स पॉलिसीज़ हैं वो आपको समझनी है। स्टैटिक जीके यहाँ पे जो पार्ट आता है, जैसे डैम्स हो गए, कैपिटल्स हो गई, करेंसीज हो गए, सीएम्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं स्टैटिक जीके में पूछी जाती हैं, नेशनल पार्क वगैरह, तो ये आपको पढ़ के चलना होगा करंट अफेयर या फिर जनरल अवेयरनेस के लिए। आगे बढ़े, अगर हम सब बात करते हैं किसकी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, मतलब सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी पीओ प्री की। तो अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ, अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ मतलब 2023 को लेकर ही चल रहे एकदम पिछले साल वाला ही। तो यहाँ पे कुछ स्टेट के डेटा आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मौजूद। अब ये ध्यान रखना है 80 नंबर में कट ऑफ आपका चल रहा है, प्रीलिम्स का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कट ऑफ की बात करें, जैसे आंध्र प्रदेश में डब्ल्यूएच का केवल डेटा है 39 गया है, असम में 50 है। अब ये ध्यान रखना है कि जो कट ऑफ है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ क्या है, वैकेंसी, कि उस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। मतलब अगर किसी स्टेट में बहुत कम वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। दूसरी चीज़, वहाँ पर कितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं, मतलब कितने लोगों ने फॉर्म भरा है उस स्टेट से। दोनों चीज़ें आपकी मैच करेंगी, उसी पे कट ऑफ निकलती है ना। तो अब यहाँ पे जैसे बिहार में देखिए 45 गई जनरल की, छत्तीसगढ़ में 49.75 गई है, गुजरात में 52.75 है, हरियाणा में 54.75 है। तो अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं, जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखिए 53.75, उत्तराखंड 55.5 है। तो अगर आप मोटा मोटा ऐसे अंदाज़ा लगाएंगे तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि जो
23 की जो कट ऑफ है वो आपकी 55 या 56 नंबर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कट ऑफ आपकी गई, उससे ज़्यादा नहीं गई, 56 के नीचे ही आपकी कट ऑफ देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जो कट ऑफ है इस बार की भी इतनी रहेगी जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा था, वैकेंसीज़ कैसी हैं, एस्पिरेंट्स आपके कितने वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप 80 में से 56 नंबर ला सकते हैं तो बहुत आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। और ये जो 56 नंबर थे ये 2023 के लिहाज से थे। तो 2023 का एक बार आप पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वैकेंसीज के अनुसार कैसा पेपर आया था। पेपर जनरली प्रीलिम्स का आसान रहता है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी चल रही है। ओके, तो ये प्रीलिम्स का कट ऑफ था। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस का डेटा ये रिलीज किया गया था IBPS के द्वारा। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट वाइज दिया गया, कैटेगरी वाइज, क्योंकि RRB का एग्जाम है ना तो ये स्टेट वाइज डेटा रहता है। IBPS PO का होता तो वो इकट्ठा डेटा रहता है कि अच्छा ये पूरे देश का जनरल का कट ऑफ, ये SC ST का, ये OBC का, ये EWS का, ये ऐसा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो IBPS मेंस का कट ऑफ था, जनरल की बात करें तो आंध्र प्रदेश का 64 है, फिर 65 है, 69, 66, 69, 70, 78। कुछ राज्य जैसे हरियाणा का देखिए 78.5 है ना, तो ये काफ़ी अच्छा कट ऑफ गया है। हिमाचल में 80 गया हुआ है। तो ऐसे आप देखें कुछ स्टेट में कट ऑफ काफ़ी अच्छे गए। यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी तो 73.25 है। उत्तराखंड वैकेंसीज कम थी तो 78.13 है। वेस्ट बंगाल में 77.2, वेस्ट बंगाल में जनरली मैं देखता हूँ कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है, 77.25 है। तो ऐसे आप देख रहे हैं कट ऑफ इसका काफ़ी अच्छा यहाँ पे गया है जनरल का। फिर आप देख सकते हैं बाकी कट ऑफ भी। अब यहाँ पे कुछ आपको कट ऑफ ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जैसे आप देखेंगे जनरल का कट ऑफ और SC का कट ऑफ सेम ही आंध्र प्रदेश में है ना। तो ऐसे कैटेगरी वाइज कई बार आप कट ऑफ देखेंगे तो आपको सेम मिलेंगे, जैसे OBC का कट ऑफ जनरल कट ऑफ सेम है। तो ये जो कट ऑफ है आप हमेशा जनरल वाले को टारगेट करके चलिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करें जनरल की तो करेंगे ही, नहीं भी करें EWS या OBC से हैं तो भी आप इसी को आप टारगेट लेकर के चलिए, उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो ऐसा ये रहेगा। अब यहाँ पे मेंस वाला जो कट ऑफ होता है ना, इसका कट ऑफ थोड़ा कम इसलिए रहता है। मैं एक खास बात बताता हूँ RRB PO एग्जाम्स की मेंस में। जैसे अगर हम बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए इसमें क्या होता है कि जो पजल्स आते हैं, तो पजल्स आते हैं अच्छे खासे क्वांटिटी में आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह रहती है। पजल्स ना काफ़ी जो है लेंदी होते हैं। लेंदी का मतलब कि आपको करने में समय लगता है, उसमें बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो रहती है, मल्टी पॉसिबिलिटी वाले पजल्स आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कठिन क्वेश्चंस आ गए, जैसे SBI PO वगैरह में होता है ना कठिन क्वेश्चन, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। यहाँ सब समझ में आता है, बस पॉसिबिलिटीज़ निकलती रहती हैं और उसके चक्कर में ना अटेम्प्ट हो जाते हैं कम, और कम अटेम्प्ट की वजह से ये कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आपने किया भी, समय भी लगाया और क्वेश्चन गलत हो गया तो दिक्कत वाली बात होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ पजल्स की तैयारी आप बढ़िया से करके चलिए। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, सब जगह काम आता है और इसी के ऊपर सिलेक्शन होते भी हैं और यहाँ से रिजेक्शन भी मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अच्छा जो प्रोविजनल अलॉटमेंट दिया गया, मतलब जिस पे नौकरी मिली है, वो आपके कट ऑफ क्या है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ है अनरिजर्व का। यहाँ पे अब ये देखिएगा कि जो मेंस यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस प्लस इंटरव्यू होना चाहिए, प्रोविजनल अलॉटमेंट है ना, तो ये मेंस प्लस इंटरव्यू। आपको पता होगा कि यहाँ पे आउट ऑफ 100 मतलब मेंस और इंटरव्यू के नंबर को मिला करके 100 नंबर में से कट ऑफ निकाला जाता है ये। तो ये जो वेटेज दिया जाता है मेंस और इंटरव्यू को लेकर के उसके आधारित है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में गया 58.8 है अनरिजर्व का, 49 है अरुणाचल प्रदेश में। बाकी देखिए आप कट ऑफ जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 61.61 है, हिमाचल में 60 है। तो आप यहाँ पे पाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 65.3 काफ़ी हाई गया है। अगर आप देखें कट ऑफ के मतलब प्रोविजनल अलॉटमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे गया है उत्तर प्रदेश में ही, है ना। तो बाकी फिर हरियाणा में गया 63 पॉइंट है। बाकी स्टेट में आप देख सकते हैं 55 पॉइंट है, 55 पॉइंट है उत्तराखंड वेस्ट बंगाल में। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि वैकेंसीज भी काफ़ी थी और मेंस और इंटरव्यू को मिला करके 65 नंबर प्राप्त करने थे, तब आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। तो ये अनरिजर्व वाली बात है। तो अगर आप कुल मिलाकर के मोटा मोटा समझे कि अगर आप RRB PO की तैयारी करेंगे तो कम से कम 80 में से, अगर मैं आपको कहूँ कि टारगेट क्या लेकर के चलना है इस साल के लिए, तो कम से कम 65 का टारगेट लेकर के चलिएगा। आप कहेंगे 65 तो नंबर ही बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए कम से कम मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसका टारगेट लेकर के चलेंगे ना तो कहीं आप पहुँचेंगे 60 तक, है ना, 60-58 तक। कम से कम ये टारगेट लेकर के चलिए कि इससे नीचे तो जाना ही नहीं है। मतलब जब आप लगा रहे हो मॉक्स वगैरह तो आपको ये ध्यान रखना है कि 80 में से इतने नंबर तो मिलने ही चाहिए, तभी आप समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। वरना फिर वो बॉर्डर लाइन वाला इशू रहेगा, एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा और बाकी लोगों के एग्जाम कैसे हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ये प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूँ।
और जब मेंस आएगा तो मेंस में तो मैं आपसे कहता ही हूँ कि टोटल डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ कितना काम कर रहा है और उसके अनुसार आपको चलना होगा। पेपर कैसे बना हुआ है वो बहुत मैटर करता है ना। अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क की, तो यहाँ पे प्रीलिम्स का डेटा केवल लिया हुआ है मैंने क्लर्क के लिए। तो अगर हम क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 80 में से 54 गया है आंध्र प्रदेश में जनरल का, असम में 65 है, बिहार में 68, 67, गुजरात में 74, हरियाणा में 75.25, देख रहे हैं कितना हाई कट ऑफ गया है। झारखंड में 74 है, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में 74.25 है, राजस्थान में 75.25 है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है यहाँ पे जनरल का। तो ये ऐसा क्यों है, मतलब ये 80 में से निकाले गए हैं नंबर, 80 में से 75.5, और ये ऐसा क्यों, रीज़न वही है, वैकेंसी या तो रहेगी। दूसरी चीज़, पेपर का लेवल ना काफ़ी ईजी होता है। ईजी का मतलब अगर आप आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो क्लर्क वाला पेपर तो बहुत आसान रहेगा। क्यों, मैंने आपको बताया 10-15 क्वेश्चन आपको क्वांट में मिल जाएंगे केवल सिंप्लीफिकेशन ही, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई आप अगर देखेंगे 40 क्वेश्चन हैं, उसमें 20-25 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल गए फ्री में। फिर जो अर्थमेटिक वगैरह रहता है वो भी आसान रहता है। तो बच्चे बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आते हैं। मतलब अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो क्वांट की तैयारी कर रहा है, 40 में से 40 नंबर भी लेकर के आते हैं बच्चे क्वांट में और रीजनिंग में। तो ऐसे आपको तैयारी करनी होगी। अब यहाँ पर जो बच्चे आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और उनकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत स्लो है, उनको कैलकुलेशन करना, मैं कहूँ 22 × 23 करना है उनको, अच्छा 22 × 23 करना है तो 22 लिखे, 23 लिखे, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4 करें, ये तो नहीं हो सकता बेटा। क्लर्क फिर भूल ही जाइए। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप एसबीआई पीओ में सेलेक्ट तो हो सकते हैं, आरआरबी क्लर्क में सेलेक्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका सही हुआ और किसी बच्चे का एक क्वेश्चन आपकी तरह ही गलत हो गया तो समझिए कि बहुत सारे बच्चे उसके बिटवीन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भी भरते हैं और यहाँ पर एक एक नंबर पे सिलेक्शन, एक एक क्या 0.25 नंबर पे सिलेक्शन होता रुकता है। तो थोड़ा सा मिस्टेक आपका तुरंत बाहर कर देगा आपको। तो बिल्कुल भी मिस्टेक का चांस इसमें नहीं होता है। बाकी जगह तो पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है तो वहाँ पे मिस्टेक्स होती रहती हैं सब में। यहाँ पर तो ह्यूमन मिस्टेक भी आपसे हुई और आप बाहर हो जाएंगे। तो काफ़ी इसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कहने को तो बहुत आसान पेपर होता है लेकिन संघर्ष यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मेंस एग्जाम होगा और आपको पता है मेंस के आधार पे ही यहाँ पे नौकरी मिलती है, प्रीलिम्स वाले नंबर मिलते नहीं हैं। तो ये है पूरी प्रिपरेशन की का तरीका कि आपको पता रहना चाहिए कट ऑफ क्या जा रहा है, क्या कट ऑफ ले करके आपको किस माइंडसेट के साथ तैयारी करनी है, आपके सिलेबस क्या है और हर सिलेबस में क्लर्क में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है और पीओ में क्या है वो भी मैंने आपको बताया, रीजनिंग और क्वांट में खास तौर पे। तो वो आपको तैयारी करके रखनी है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो स्टडी स्मार्ट की क्लासेज हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क को लेकर के वो भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो उनकी भी तैयारी शुरू कर दी गई, जल्दी आपको देखने को मिलेगा, उसका भी नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपनी अगर प्रैक्टिस अच्छी रखेंगे तो आसानी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। सभी लोगों को बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।